हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियो। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट गेम के पार्ट 4 के बारे में, जब काराकोरम बना था जासूसों का अड्डा। तो अब तक हमने देखा कि किस प्रकार ब्रिटेन और रूस के बीच ब्रिटिश भारत के एक हिस्से काराकोरम पर कब्जे को लेकर संघर्ष शुरू हुआ और किस प्रकार दोनों ही देशों ने अपने जासूसों को भेजकर इलाके के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। आज की वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार द ग्रेट गेम की शुरुआत हुई। इतिहासकार लिखते हैं 19वीं सदी में रूस के हमले का खतरा बहुत यकीनी था। लगभग 4 सदियों से रूस 55 वर्ग मील प्रतिदिन या 20,000 मील वार्षिक के एवरेज से पूर्व की तरफ बढ़ता जा रहा था। 19वीं सदी के शुरू में एशिया में रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 2000 मील की दूरी थी, जो कि सदी के अंत तक कम होकर कुछ ही 100 मील रह गई थी और पामेर के कुछ क्षेत्रों में तो यह दूरी 20 मील थी। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी में मध्य तक शाहराह रेशम के ऐतिहासिक शहर एक एक करके रूस के कब्जे में जा रहे थे। सन 1865 में ताशकंद भी रूस ने जीत लिया था। अगले 3 सालों में समरकंद, बुखारा भी ज़ौर के साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। ब्रिटेन ने सोचा था कि ऊंचे ऊंचे हिंदुकुश और पामेर पहाड़ी श्रृंखला उनके क्षेत्रों में हमेशा रूस के हमले से सुरक्षित रखेगी और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। किताब हिमालयन बैटलग्राउंड साइनो इंडियन राइवलरी इन लद्दाख में लिखा है कि इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में घूमते फिरते ब्रिटिश एजेंट्स की सब अच्छा है कि रिपोर्ट भी साम्राज्य के सुरक्षित होने के इस आभास को मजबूती दी। इन एजेंट्स का काम मुश्किल भरे पहाड़ों में छुपे हुए ऐसे संभावित रास्तों को तलाश करना था जहां से भारत में रूस दाखिल हो सकता था। किताब में लिखा है कि ऐसे ही एक ब्रिटिश अधिकारी थॉमस गॉर्डन, जिन्होंने सन 1863 में आमेर की पहाड़ी श्रृंखलाओं में समय बिताया था, लिखा कि पूर्वी तुर्किस्तान और लद्दाख के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसी भी नई फौज को उस तरफ नहीं आने देंगे, लेकिन पामेर और गिलगित और चित्राल के दर्रों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हिमालयन बैटलग्राउंड के अनुसार उसी तरह की एक रिपोर्ट सर हेनरी रॉयल्सन ने सन 1876 में लिखी थी कि मैं सोचता हूं कि इस रास्ते से रूस के साथ टकराव का जरा भी खतरा नहीं। उन दूसरे रास्तों से होते हुए कोई भी फौज कभी भी काराकोरम से पंजाब तक फैले हुए इन पहाड़ों के रास्ते आने की कोशिश नहीं करेगी, जहां एक के बाद एक 15 से 19,000 फीट ऊंचाई वाले दर्रे हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में ये क्षेत्र सबसे अधिक मुश्किल भरे है और यही वजह है कि क्षेत्रों में 2 बड़े साम्राज्यों के टकराव की संभावना बहुत कम है। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि सन 1885 में रूस की मध्य एशिया में कार्रवाई ने ब्रिटेन को कश्मीर के रास्ते रूस के संभावित हमले के बारे में होशियार कर दिया। फिर सन 1888 में जब एक ब्रिटिश अधिकारी एल्ग्रिन डूरन ने हंजान से वापसी पर लाहौर आकर रिपोर्ट दी कि उन्होंने गिलगित से गुजरते हुए सुना था कि एक रूसी अफसर हंजान में देखा गया है, इसकी सूचना बिल्कुल सही थी। ये रूसी अफसर कैप्टन ग्रोमीचोस्की था, जो पामेर की पहाड़ी श्रृंखला और पूर्वी तुर्किस्तान के बीच रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गया था। और यूं फिर जैसे कि डूरन ने कहा, खेल शुरू हो गया। रूसी कैप्टन ग्रोमीचोस्की का हंजान में आना और उनके जरिए हंजान के शासकों का रूस के करीब होने की संभावना तो ब्रिटेन के लिए चिंता की वजह थी ही। इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या भी थी। हंजान में एक खुफिया पहाड़ी दर्रा, जहां से लेह यारकंद रूट पर हमला किया जा सकता था। हॉपक्रिक लिखते हैं कि सालों से आक्रमणकारी इस खुफिया दर्रे से आकर लेह और यारकंद के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों को लूट कर खुफिया रास्ते से गायब हो जाते थे। ये ना सिर्फ ब्रिटिश एशिया में वहाँ जो थोड़ा बहुत व्यापार होता था उसका गला घोटने के बराबर था, बल्कि भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखने वालों का मानना था कि अगर लुटेरों को ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं तो कल को रूस भी इस रास्ते से आ सकता है। कलकत्ता में ब्रिटेन ने इस खुफिया दर्रे को तलाश करने का फैसला कर लिया और इसकी जिम्मेदारी कैप्टन यंग हस्बैंड को सौंपी गई, जिन्हें पहले ही चीन से एक नए रास्ते से भारत तक का 1200 मील की यात्रा करने के बाद काफ़ी शोहरत मिल चुकी थी। यंग हस्बैंड 8 अगस्त 1889 को कश्मीरी और गोरखा सिपाहियों के एक ग्रुप के साथ लेह से काराकोरम पास के जरिए एक दूर बसे गांव शहीदुल्ला की तरफ रवाना हुए। 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस गांव में ज्यादातर व्यापारी रहते थे, जो लेह यारकंद रूट पर अक्सर यात्रा करते थे। वो उन व्यापारियों से उस खुफिया रास्ते के बारे में पता करना चाहते थे। उन्हें इस गांव तक पहुंचने में 15 दिन लगे थे। वहां लोगों ने बताया कि चीनी अधिकारी उनकी लुटेरों के बारे में की गई शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो भारत और सिंकियांग के बीच व्यापार के हक में नहीं थे, क्योंकि इससे उनका अपना चाय का व्यापार प्रभावित होता था।
यंग हस्बैंड उस गांव से शमशाला पास के बारे में जानकारी प्राप्त करके रवाना हुए और 41 दिन के बाद एक बहुत मुश्किल रास्ते से गुजरकर उस किले तक पहुंचे जो डाकुओं का ठिकाना था और जहां से उस खुफिया रास्ते शमशाला पास पर नजर रखी जाती थी। किले में लोगों से बातचीत करके उन्हें अंदाजा हुआ कि ये लोग किसी के कहने पर ले या अरकन पर काफिले लूटते हैं। इसी दौरान एक दिलचस्प घटना घटी। कैप्टन यंग हस्बैंड को सूचना मिली कि रूसी कैप्टन ग्रोमीचोव्स्की क्षेत्र में वापस आ चुके हैं और उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। कैप्टन यंग हस्बैंड के बाद में इस मुलाकात के बारे में लिखा भी था कि रूसी मेजबानों ने उस रात पहाड़ों में अच्छा खाना पेश किया और खूब वोदका पी गई। ब्रिटिश कैप्टन ने रूसी अफसर के नक्शे पर पहाड़ी श्रृंखला पामेर के रास्ते पर लाल निशान लगा हुआ देखा। अब इस बात में कोई शक बाकी नहीं रह गया था कि रूस इस सुनसान क्षेत्र के बारे में जानता है जहां रूस, अफगानिस्तान, चीन और ब्रिटिश भारत मिलते हैं। हॉपक्रिक लिखते हैं कि ग्रोमीचोव्स्की ने ब्रिटिश अफसर को साफ कर दिया कि रूस की फौज में अफसरों और जवानों को एक ही चीज का इंतजार है और वो है भारत पर मार्च का आदेश। दो विरोधी साम्राज्यों के अफसरों ने उस ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों में अपनी अपनी सरकार की नीतियों का बचाव किया, एक दूसरे के इरादों को समझने की कोशिश की, बातों बातों में एक दूसरे से जानकारी निकलवाने की भी कोशिश की। 3 दिन एक साथ बिताने के बाद वो अपने खुशियां मिशन पर रवाना हो गए। लेकिन ये दोनों के बीच अंतिम संपर्क नहीं था। सालों बाद यंग हस्बैंड को अपने पुराने दुश्मन का पत्र मिला। हॉपक्रिक लिखते हैं कि ग्रोमीचोव्स्की ने इस पत्र में बताया कि वो कैसे जनरल पद तक पहुंचा और फिर 1917 की क्रांति के बाद उनसे सब कुछ छीनकर उन्हें साइबेरिया में कैद कर दिया गया। वो वहां से फरार होने के कामयाब होने के बाद पोलैंड पहुंच गया जहां वास्तव में उनका परिवार रहता था। ग्रोमीचोव्स्की ने अपनी मुहिमों के बारे में अपनी किताब भी पत्र के साथ यंग हस्बैंड को भेजी थी, जिसे ब्रिटेन में बहुत से सम्मान और इनाम दिए जा चुके थे। रूस, ब्रिटेन और चीन के इस ग्रेट गेम में बहुत से अधिकारी, सिपाही और एजेंट्स भी शामिल थे जो कि इस काम में मारे भी गए। हॉपक्रिक ने अपनी किताब में विस्तार से 2 ब्रिटिश अधिकारियों, कर्नल चार्ल्स स्टोडार्ट और कैप्टन आर्थर कोनोली की बुखारा में मौत की डिटेल बताई है। ये घटना 1842 में घटी थी। हॉपक्रिक लिखते हैं कि दोनों अफसरों जो ब्रिटेन में अपने घर से लगभग 4000 मील दूर थे, कई महीनों से स्थानीय शासक की कैद में थे। दोनों इस बड़े संघर्ष का हिस्सा बनने की कीमत चुका रहे थे, जिसे द ग्रेट गेम का नाम दिया गया था। उन्होंने लिखा है कि उन दोनों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुखारा के साथ रूस के खिलाफ गठबंधन में अपने साथ मिलाने के लिए भेजा था। हॉपक्रिक लिखते हैं स्थिति ये थी कि कर्नल ही थे जिन्होंने इसे द ग्रेट गेम नाम दिया था। कई साल बाद किपलिंग ने अपने उपन्यास किम के जरिए इसे मशहूर किया था। सन 1905 दिसंबर में ब्रिटेन में सर हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन के नेतृत्व में नई कैबिनेट बनी। हॉपक्रिक लिखते हैं कि रूस और ब्रिटेन दोनों सरकार अब एशिया के बारे में विवाद हमेशा के लिए हल करना चाहती थी, जिस पर हालिया दशकों में दोनों देशों का बहुत समय और ऊर्जा खर्च होती चली आ रही थी। उन्होंने लिखा है कि कई महीनों तक चलने वाली ये वार्ता सिर्फ 3 देशों तिब्बत, अफगानिस्तान और ईरान पर केंद्रित थी और ये तीनों देश भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी थे। बहुत से मतभेद हल कर देने के बाद अंत में अगस्त सन 1907 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर एडवर्ड ग्रे और रूस के विदेश मंत्री काउंट अलेक्जेंडर एल्जोस्की के बीच समझौता हो गया। ग्रेट गेम तेजी से खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था। हॉपक्रिक लिखते हैं कि ब्रिटेन अब जर्मनी के बारे में फिक्रमंद था। 31 अगस्त को सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत गोपनीयता के साथ रूस ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौता ये हुआ था कि दोनों देश तिब्बत में दखल नहीं देंगे और इसके साथ कोई भी मामला चीन के जरिए तय किया जाएगा। हॉपक्रिक लिखते हैं कि रूस ने अफगानिस्तान पर ब्रिटेन का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया और दोनों ने वहां अपने एजेंट्स न भेजने का वादा किया। वो लिखते हैं कि ब्रिटेन ने मध्य एशिया में ज़ौर के शासन का विरोध न करने का भी आश्वासन दिया। ईरान के मामले में इस फैसले के अनुसार देश की स्वतंत्रता के साथ साथ उसके उत्तरी और मध्य भागों में रूस के प्रभाव को स्वीकार कर लिया गया, जबकि देश के दक्षिण में ब्रिटेन के प्रभाव को स्वीकार कर लिया गया।
रूस और ब्रिटेन के बीच इस समझौते का दोनों देशों में कड़ा विरोध हुआ। हॉपक्रिक लिखते हैं कि ईरान और अफगानिस्तान को भी उनकी सलाह न लेने पर सख्त ऐतराज था। आखिरकार रूस के हमले का डर खत्म हो गया। इस काम में लगभग 1 सदी लग गई, जिसमें दोनों तरफ से बहुत से बहादुर लोगों की जानें गई, लेकिन आखिरकार विवाद कूटनीतिक के द्वारा ही सुलझा। हॉपक्रिक लिखते हैं अगस्त सन 1914 में रूस और ब्रिटेन एशिया और यूरोप में जर्मनी और तुर्की के विरुद्ध जंग में एक साथ मिलकर शामिल हो गए, लेकिन फिर रूस में अक्टूबर सन 1917 में क्रांति हुई और नई सरकार की तरफ से सन 1907 के सारे समझौते खत्म कर दिए गए। हॉपक्रिक लिखते हैं कि इसके बाद ग्रेट गेम एक नए रूप से एक बार फिर शुरू हो गया। तो चलिए दोस्तों, द ग्रेट गेम की कहानी को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।